गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो क्लास 9 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 है जो ज्योग्राफी से लिया गया है और चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो है क्लास 9 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि ज्योग्राफी से लिया गया है और चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। तो ड्रेनेज में इससे पहले हमने कई सारे पॉइंट्स पर बात की थी। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रह गए हैं जिन पर हम लोगों को चर्चा करनी है, जिन पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो चलिए यहाँ पर कुल मिला कर देखेंगे तो 5 पॉइंट्स है, जिन 5 पॉइंट्स पर आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा पेनिनसुलर रिवर, यानी कि हम लोग जो है वो प्रायद्वीपीय नदियों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नदियां जिसे प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। दूसरा हम लोग जो है लेक्स पर यानी कि झीलों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से झीलें और झीलों का क्या महत्व है। अगला हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी, कि हमारी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में जो रिवर्स है, जो नदियां हैं, उनका क्या रोल है, इसके रोल के बारे में भी, भूमिका के बारे में भी पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है हमारा रिवर पॉल्यूशन, यानी कि नदियों में किस प्रकार से पॉल्यूशन प्रदूषण हो रहा है या नदी प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा वे टू कंट्रोल पॉल्यूशन, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों को अपनाकर हम जो है पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, नदियों को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट पेनिनसुलर रिवर, दूसरा पॉइंट लेक, तीसरा पॉइंट रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी, चौथा पॉइंट रिवर पॉल्यूशन और पांचवा पॉइंट है वे टू कंट्रोल पॉल्यूशन। तो चलिए पहले पॉइंट पर चलते हैं और पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो मेन वाटर डिवाइड है हमारे पेनिनसुलर रिवर का, जो वेस्टर्न घाट के द्वारा यानी कि नॉर्थ से साउथ तक बिल्कुल क्लोज आपको दिखाई पड़ता है। और अधिकांश जो नदियां होती हैं जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये जो है पूर्व से बहती हैं और पूर्व से बहती हुई बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके अलावा ये नदियां जो हैं अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। मैंने बताया है कि नदियों द्वारा बनाई गई त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। तो ये नदियां जो हैं डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो नर्मदा नदी है, जो तापी नदी है, ये लंबी नदियां हैं और ये नदियां जो हैं पश्चिम से बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग है नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो नर्मदा है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से, यानी मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, इन अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा का उद्गम होता है और ये नदी आगे की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ बहती हुई रिफ्ट घाटियों, रिफ्ट वैली से होती हुई आगे बढ़ती है। अगर आप देखें तो नर्मदा जो है बहुत सारे पिक्चर स्केच लोकेशन का निर्माण करती है। इसके अलावा मार्बल रॉक्स जो कि जबलपुर के पास पड़ती है, नर्मदा गहरी खाई से होते हुए एक फॉल का निर्माण करती है जिसे धुआंधार फॉल कहते हैं। यानी कि यहाँ क्या होता है कि जो नदी का जल है बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरता है और यहाँ पर एक प्रपात का निर्माण होता है जिसे धुआंधार प्रपात कहा जाता है। इसके अलावा इनकी सहायक नदियों में भी ढेर सारी नदियां हैं जो समय समय पर इनको ज्वाइन करती है। तो नर्मदा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के भाग को कवर करती है, यानी ये नदी जो है मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ती है। आगे हम तापी बेसन की बात करें तो तापी जो है वो सतपुड़ा के श्रेणियों से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है और आगे बढ़ती हुई नर्मदा के समानांतर चलती है। इसके अलावा महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश के भागों में बहती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पश्चिमी घाटों से होते हुए अरब सागर की तरफ पहुंचती है। इसके अलावा इनकी प्रमुख नदियों में अगर आप देखेंगे तो साबरमती है, माही है,
भरतपुजा है, पेरियार है। तो इसके अलावा ये नदियां जो हैं अन्य क्षेत्रों में भी बहती हैं। आगे हमारा जो बेसिन है उसे हम गोदावरी बेसिन का नाम देते हैं और गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय नदियों में बड़ी नदी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये नासिक जिले महाराष्ट्र से शुरू होती है और आगे देखेंगे तो लगभग ये 1500 किलोमीटर की लंबाई तक फैली होती है और ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का भाग है, उड़ीसा का भाग है, आंध्र प्रदेश का भाग है। इसके अलावा आप देखें तो गोदावरी जो है उसकी कई सहायक नदियां जैसे पूर्णा है, वर्धा है, परिणीता है, मंजरी है, इसको ज्वाइन करती है और आगे चलकर वेनगंगा और पेनगंगा में मिल जाती है। इसके अलावा इसे दक्षिण गंगा भी नाम दिया जाता है क्योंकि ये दक्षिण के अधिकांश भागों में बहती है, इसलिए इस नदी को दक्षिण गंगा का नाम भी दिया जाता है। आगे हमारी है महानदी बेसिन। तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। अगर आप देखें तो ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है उड़ीसा होते हुए। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है और ये नदी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में बहती है। आगे नदी है हमारी कृष्णा नदी। तो देखेंगे ये महाबलेश्वर से निकलती है, लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो भद्रा है, कोयना है, घटप्रभा है, मूसी है, भीमा है, ये इनकी सहायक नदियां हैं और ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। आगे हम कावेरी की बात करेंगे तो कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है और अगर आप देखें तो कुड्लोर और तमिलनाडु से बहती है। 707 किलोमीटर की लंबाई यानी की दूरी तय करती है। अगर इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो अमरावती है, भावनी है, हेमावती है, कबिनी है और ये कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के अधिकांश भागों में बहती है। तो इस प्रकार से आपने कुछ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा जिसमें नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये जो है दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं जिन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियों का नाम देते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रायद्वीपीय नदियां। अब आगे हम जो है कुछ झील के बारे में या लेक के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आपको पता है जम्मू और कश्मीर की घाटी में अगर आप चलें तो वहाँ एक बड़ी झील है जिसे डल झील कहा जाता है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि नदियों में कुछ घर के नुमा तैरते रहता है जिसे हम शिकारा कहते हैं और हजारों सैलानी जो है इस चीज को देखने के लिए यहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोटिंग का, स्विमिंग का आनंद भी लेते हैं। अगर आप देखें तो श्रीनगर है, नैनीताल है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे झीलें हैं जिनकी विशेषताएं अलग अलग है, उनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। कुछ ऐसी झीलें हैं जिन्हें परमानेंट झील कहा जाता है। अगर हम देखें कुछ शुष्क क्षेत्रों में भी झीलें पाई जाती हैं। अगर आप देखें तो कुछ जो है आंख बोले जिन्हें धनुषाकार झील कहा जाता है, धनुषाकार झील भी पाई जाती हैं। तो झीलों में अगर आप देखें तो चिल्का झील है, पुलिकट झील है, कुलोरी झील है, ये सारी झीलें हैं। इसके अलावा राजस्थान में एकमात्र झील है जिसे खारे पानी की झील कहा जाता है, जिसे सांबर झील कहा जाता है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्रों में भी कुछ झीलों का निर्माण होता है। यहाँ पर ग्लेशियर पिघलते हैं और इन ग्लेशियर से ताजा पानी जो आता है वो जो है ताजे पानी की झील बनती है, जैसे हुलर झील जम्मू और कश्मीर की है। तो अगर आप देखें तो ये फ्रेश वाटर की झील है। इसके अलावा डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकटक है, बरपानी है, ये सब फ्रेश वाटर की झील हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें झीलों में भी हाइडल पावर यानी कि जल विद्युत बनाया जाता है। इसके अलावा ये जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक बड़ा केंद्र होती है। साथ ही साथ बाढ़ का पानी रोकने में भी ये जो है सहायक होती है और गर्मियों के सीजन में इनसे सिंचाई का भी काम लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हो गया ये झील का उपयोग हो गया। आगे है रोल ऑफ द रिवर इन
होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पर कई सारे नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो ये पहले से ही लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती है। अगर नदियों की बात करें तो नदियों में सिंचाई का काम, नौका परिवहन का काम, विद्युत बनाने का काम महत्वपूर्ण रूप से होता है। इसके अलावा कृषि के लिए वो प्रमुख या कृषि के लिए जो नदियां होती हैं वो प्रमुख संसाधन होती हैं। आगे हम रिवर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं रिवर पॉल्यूशन या नदियों का जो पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है कि आप सभी लोग जो घरेलू काम करते हैं या आप सभी लोग जो म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप सभी को जो है जल की आवश्यकता होती है। और आपको पता है कि जो जल है उसकी जो क्वालिटी है वो लगातार गिरती चली जा रही है। और आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हो रहा है कि जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जा रही है। साथ ही साथ जितने गंदे नाले हैं वो भी नदियों में गिरा दिए जा रहे हैं और इससे जो नदियां हैं वो लगातार गंदी होती चली जा रही हैं। अगर आप गंगा की बात करें तो गंगा भी बहुत ज्यादा पॉल्यूट होती चली जा रही है। अगर आप देखें तो इसमें जो है बहुत सारा पॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है लगातार छोड़ा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किन तरीकों का उपयोग करके आप जो है रिवर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिससे रिवर पॉल्यूशन या फिर रिवर पॉल्यूशन को, नदियों को प्रदूषित होने से या जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। तो पहला है, हमको किसी भी प्रकार से, चाहे वो तालाब हो चाहे नदी हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से इंडस्ट्रियल वेस्ट को नहीं जाने देना चाहिए। दूसरा तरीका है कि हमको जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उनको जो है पानी में जो न्यूट्रलाइज करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हानिकारक चीजें होती हैं वो पानी में मिलकर पानी को दूषित कर देती हैं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको नदियों के तट पर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखें तो कपड़े धोने का काम, गाड़ियों को धोने का काम, और अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जो है नदी पर या पानी के पास, नदी के तट पर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो फार्मर है उनको समझाना चाहिए कि किस तरीके से कीटनाशक, खरपतवार नाशक का प्रयोग वो अपने खेतों में करें। साथ ही साथ लोगों को हमको जागरूक करना चाहिए कि वो कम से कम प्रदूषण फैलाएं। इसके अलावा हमको लगातार एक चीज की मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि हमारे नदी, तालाब या अन्य स्रोत जहाँ पे हम पानी का उपयोग करते हैं वो कहीं प्रदूषित तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ कूड़ा करकट जो है या अन्य चीजें नदियों में नहीं फेंकनी चाहिए। डिटर्जेंट और सोप का प्रयोग भी नदियों में हमें नहीं करना चाहिए। अगर इन तरीकों का हम उपयोग करें तो हम जो है किसी भी प्रकार से वाटर यानी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग जो है वेरी शॉर्ट के सारे क्वेश्चन शॉर्ट में 1, 2, 4, 6 जो है शॉर्ट में आप सभी लोग 1, 2, 4 और 6 और लॉन्ग में जो है 1, 2, 4, 9 और 10, 1, 2, 4, 9 और 10 जरूर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आगे वीडियो में थैंक यू।